अगर इससे की शुरुआत अच्छी हो गई तो सर मान के चलिए कि एग्जामिनर नंबर देता है। मैंने ऐसे में बहुत सारे ऐसे मार्क्स देखे जो बिलो 40 हैं जी 39 मार्क्स Oh my God. 34 मार्क्स ऐसे भी देखे हैं। तो एग्जाम पीरियड में आंसर राइटिंग में जैसा आप सिखाते हैं वही यहाँ एस्से में करते हैं। सबसे पहले माइंड मैप बनाना है। नमस्कार दोस्तों, मेंस स्ट्रेटेजी सीरीज़ के इस तृतीय एपिसोड में आप सभी लोग का स्वागत है। आज इस एपिसोड में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो है एस्से पेपर। एस्से पेपर के जो डिफरेंट डूज एंड डोंट्स होते हैं, इसकी तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं नेक्स्ट आईएएस के सीनियर फैकल्टी कमल देव सर। तो सर पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो एस्से पेपर है इसकी भूमिका क्या है सिलेक्शन? जी अभिषेक, जैसा आपने अभी बताया कि एक फुल जो जीएस का पेपर है, मैंने तैयारी में और ख़ासकर हिंदी माध्यम में बच्चों को तैयारी करते वक्त ये देखा है, और 2013 से जब से ये सिलेबस और ये पैटर्न आया है, 250 नंबर जीएस का एक पेपर है। जैसे मान लीजिए हम जीएस फर्स्ट पेपर की बात करें तो उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोसाइटी है। एक काफ़ी अगर कवरेज करें हम सिलेबस के हिसाब से तो आप देखिए अगर ईमानदारी से तो इट विल टेक लाइक 3 मंथ्स। उतना ही वेटेज अगर हम देखें तो हमारे एस्से पेपर का है 250 मार्क्स। लेकिन जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो उतना मेहनत, उतना समय नहीं देते, जबकि इसमें बहुत बेहतरीन नंबर पाए जा सकते हैं। जैसा कि आपका प्रश्न था कि सिलेक्शन में क्या भूमिका होती है, तो मैं पिछले कई एग्जाम्पल दे सकता हूं, चाहे वो निशांत जैन हो, चाहे साक्षी हो, विजय गुजर हो, रवि सिहाग हो, क्योंकि सबसे पर्सनल इंटरेक्शन रहा है और इनके सिलेक्शन, इनकी रैंकिंग में निबंध में मार्क्स की भूमिका बड़ी अधिक रही है। निशांत ने तो 160 प्लस मार्क्स पाए थे। और अगर केवल बातचीत नहीं, जब हम नेक्स्ट में मंच पे बैठकर बात करते हैं तो ये बड़ा ही फैक्चुअली करेक्ट होना चाहिए। अगर हम एनालिसिस करें तो देखते हैं कि सिलेक्शन में अगर फर्स्ट पेपर में एवरेज मार्क्स 40-45% आ रहे हैं, जबकि एस्से में हम मेहनत करें तो जैसा मैंने उदाहरण दिया 50% मार्क्स तो आते ही आते हैं, दैट इज 125, पर 140 के आसपास भी पाया जा सकता है। तो सिलेक्शन में आपकी रैंक निर्धारित करने में, आपके कैडर पाने में, सब में ही बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका है। तो मुझे लगता है कि एस्से को एक पूरा, जिस तरह हम रणनीति में अपनी तैयारी के एक स्टेप को पूरा करते हैं, जीएस के चारों पेपरों पर जिस तरह ध्यान देते हैं, ऑप्शनल पे ध्यान देते हैं, अगर थोड़ा ध्यान हम एस्से पर दें तो हमारी सहजता भी होगी सिलेक्शन में और हम बेहतर परफॉर्म करके सिलेक्शन की ओर बढ़ पाएंगे। जी सर। सर तो ऐसे तो काफ़ी महत्वपूर्ण पेपर है, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि सबसे इग्नोर्ड पेपर भी यही है। एग्जैक्टली। तो ऐसा क्यों है कि बच्चे इसको प्लान करके नहीं चलते हैं? सर एक तो मिथ है। मिथ यह है कि कहा जाता है कि एस्से वहीं जाके स्पॉन्टेनियस लिखिए। अगर आप पहले से चीजों को जानेंगे तो एक तरह से प्री कंसीव नोशन होगा, आप कुछ मान्यताओं, पूर्व मान्यताओं से जो है बंध जाएंगे, आप खुलकर नहीं लिख पाएंगे। पहले इस बात को हटाना है। ये आइडिया बेस्ड है और मुझे लगता है कि इसी चीज से इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य, जो बच्चे भी देखें और जो मेंस देने जा रहे हैं या आगे रणनीति तैयार कर रहे हैं, मुझे लगता है वो जरूर इसको लिखें, और जितनी बार लिखेंगे उतना उनका फ्लो बेहतर होगा, उतने आइडियाज बढ़ेंगे। और साथ ही साथ यह भी कि जब वो वहां जाएंगे एग्जाम में और अचानक लिखेंगे तो बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन स्टेज में आ सकती हैं। जबकि आप जानते हैं निबंध का अर्थ ही है विशिष्ट बंधन। अजीब है, एक तरफ अगर हम निबंध को देखें तो कहा जाता है कि बाधा रहित, लेकिन वास्तविकता यह है बाधा रहित इसलिए है या बंधन में नहीं है क्योंकि इसमें कहानी लाइए, केस स्टडी लाइए, इंफॉर्मेशन लाइए, हाइपोथेटिकल चीजें लाइए, कविता लाइए, लेकिन निबंध उसे विशिष्ट फ्लो में बांधना है। और ये तभी होगा सर जब हम मेहनत करके उस पर पहले से प्रिपरेशन करके जाएं। तो ये मिथ ज्यादा है, कुछ मिसगाइडेंस भी है। हमें ये लगता है कि अब वो समय आ गया है और अब लोग करने लगे हैं, लेकिन सजेशन के रूप में मैं जरूर कहूंगा कि बेहतर समय दीजिए, कम से कम हफ्ते में एक एस्से जरूर लिखिए और फिर आप आपको देखिए कि आपको कितने मार्क्स आते हैं और आप सिलेक्शन की तरफ कितनी तेजी से बढ़ते हैं। तो सर जैसे हम देखते हैं कि मुख्य परीक्षा में बहुत सारे पेपर हैं जी, तो ऐसे एज अ पेपर ये अलग कैसे है? सर पहला अंतर, सर जब हम जीएस के चारों पेपर को देखते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ,
तो हम लोग खुद सिखाते हैं कि बड़ा पिन पॉइंटेड होना चाहिए। जितना पूछा है उसके एसेंस को इंफॉर्मेटिव तरीके से 1 2 3 4 ऐसे करके और एक कंक्लूजन दीजिए। सर इससे का मजा यही है, ये सारे सोर्स तो इन चारों पेपरों से लेता है। जितना आपने पढ़ाई की होगी, जितना आपका हिस्ट्री पे, पॉलिटी पे, इकोनॉमिक्स पे, एनवायरनमेंट पे, एथिक्स पे पकड़ होगी, उतना आपकी सामग्री बढ़ेगी। लेकिन सर ऐसे इसलिए अलग है कि अब इसमें आपको खेलने की पूरी छूट दी गई। देयर इज नो बाउंड्री। अब आप कैसे उसे रियल वर्ल्ड से जोड़ते हैं, कैसे उसे अप्लाइड चीजों से जोड़ते हैं, कैसे उसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं, तो आपके पास अपनी बातों को प्रेजेंट करने का मौका बहुत ज्यादा है। सर मैं ये कह सकता हूं कि जीएस में 150 एंड 250 जो वर्ल्ड लिमिट है उसमें बांध दिया गया, और इससे में आपके विचारों को, इसीलिए सर ये एप्टीट्यूड टेस्ट है। इंटरव्यू में जिस तरह पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन होता है, मेरा मानना है इससे वो टेस्ट है जिसमें आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होती है। तो जब आप लिखेंगे वो जीएस में नहीं आ सकती, क्योंकि वहां इंफॉर्मेटिव पॉइंट पॉइंट करके हमने चीजों को बांध दिया। तो इससे से हमारी बॉडी रिफ्लेक्ट होती है, पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होती है, हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, और सबसे बढ़कर सर हमारे अंदर का थॉट प्रोसेस क्या है, हम किस तरह चीजों को कहां से कहां तक जोड़ सकते हैं, उसका पता चलता है। तो मुझे लगता है सर कि सभी की समग्रता विषयों की, और उसके बाद किसी भी अभ्यर्थी में क्या सोच है, कितने डायमेंशंस हैं, इसको अगर देखना है तो इससे को ही देखना होगा। तो ये अंतर है मूलभूत। जी सर। सर एक चीज़ और, अगर हम ये बात करें कि कोई अच्छा ऐसे है सर, तो एक अच्छे ऐसे की क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? बहुत बड़े सर, सबसे पहले मैं इसको 3-4 भागों में बांटूंगा। इन जनरल हम क्या कहते हैं कि निबंध का पहला जो शुरुआत करते हैं उसको हम प्रस्तावना या भूमिका जैसा कहते हैं, फिर मेन बॉडी आती है और फिर उपसंहार आती है। सर एक अच्छे एस्से का सबसे पहले है कि हम अगर मार्क्स को देखें तो 10% मार्क्स प्रस्तावना, 10% मार्क्स उपसंहार पे चला जाता है, फिर 80% मेन बॉडी होती है। तो सर अच्छे एस्से के लिए सबसे पहले जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो उसका अगर शुरुआत अच्छी हो गई ना, इंटरेस्टिंग, और अगर उसमें कोई इंटरेस्ट पैदा होता है तो एग्जामिनर को पढ़ने का मन करता है। और जब वो फ्लो पकड़ना शुरू करता है और पढ़ना शुरू करता है, और एक पूरे प्रवाह की तरह, जैसे सर अगर हम पानी डालें और फ्लो है स्लोप से एकदम बहता चला जाए, इससे कुछ वैसा ही होना चाहिए कि पहला पैराग्राफ उसने पढ़ना शुरू किया, उसका रुचि जागा, और पढ़ते पढ़ते जब वो बढ़ रहा है तो अपने आप कंपोनेंट 1 2 3 4 5 करके पहुंचता चला गया और कंक्लूजन तक पढ़ लिया। अब इसके लिए सर मुझे लगता है, चूंकि इसमें सबसे अच्छी बात होती है कि हम किसी भी तरह से अपने आंसर की शुरुआत कर सकते हैं, इससे की शुरुआत कर सकते हैं। इसका कोई एक मॉडल नहीं है। आपने कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन से लिखना शुरू कर दिया, आपने कोई अभी समाचार में कोई नई घटना घटित हुई उसके उद्धरण से शुरू कर दिया, किसी केस स्टडी से शुरू कर दी, किसी कहानी से शुरू कर दी, या कुछ नहीं तो कोटेशन, कोट और शेरो शायरी से शुरू कर दी। ये भी सर एक बेहतर चीज जाती है। तो मेरा ये मानना है कि अच्छे निबंध लेखन के लिए जितने कंपोनेंट होते हैं, मैं अगर इसे 3-4 भागों में बांटूं, सबसे पहले प्रस्तावना रुचिकर हो, और वो सीधे सीधे विषय, ये नहीं कि आप कुछ भी लिख रहे हैं, जो एस्से की थीम है उसको पढ़ते ही समझ में आने लगे कि तुम थीम समझ में आ रही है, आपने थीम पकड़ ली है। उसके बाद सर मेन बॉडी को सबसे पहले हमें व्यापकता की तरफ जाना चाहिए। हम जितने डायमेंशंस कवर करें, सोशियोलॉजिकल डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, फिलोसॉफिकल डायमेंशन, इन्वायरमेंट इकोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, एथिकल, साइकोलॉजिकल, तो जितने डायमेंशन से हम लिखेंगे तो उसकी समग्रता बढ़ेगी। और सर आप जानते हैं कि बेसिकली इससे एक सर्वांगीण पकड़ की मांग करता है। तीसरी चीज आती है सर प्रेजेंटेशन की, जिसमें मैंने कहा एक प्रवाह, फ्लो। उसके अलावा जितना आपका आइडिया होगा, विविड आइडियाज होंगे, जितने विचारों की प्रभावशीलता जितनी अच्छी होगी, इफेक्टिव होगा, उतना वो पढ़ना चाहेगा। और अगर थोड़ी राइटिंग को रीडेबल बनाया जाए, सुंदर बनाया जाए, क्योंकि ये एक साहित्य की विधा है, तो मुझे लगता है कि अगर इन चीजों का ध्यान रखा जाए। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 2 पॉइंट जो और हैं, एक संतुलन, बैलेंस। सर मैंने देखा कि बच्चे जो थीम पूछा है या जो एस्से पूछा है उसमें एक पक्ष को ज्यादा जोर दे रहे हैं और उसकी समझ को पूरी तरह से नहीं पा रहे हैं और संतुलन खो जाता है, एक्सट्रीमिस्ट व्यू आ जाते हैं। इन बच्चों को 100 से नीचे मार्क्स ऐसे ही बच्चों को आते हैं। एंड लास्ट,
जो उपसंहार है वो एसेंस ऑफ एसे होना चाहिए। उपसंहार में कोई नई बात नहीं लिखनी है, जो आपने शुरू किया उसे अब आप एक बेहतर आशावादी भविष्योन्मुखी अप्रोच के साथ आप उसे कंक्लूड करें, आपको हमेशा बेहतर मार्क्स मिलेंगे। जी सर। इनफैक्ट सर, जो संतुलन की बात की आपने, मैंने ऐसे में बहुत सारे ऐसे मार्क्स देखे हैं जो बिलो 40 हैं जी, 39 मार्क्स, Oh my God. 34 मार्क्स ऐसे भी देखे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी पर्सनालिटी भी थोड़ी सी एक्सट्रीमिस्ट व्यू वाली थी। तो जी यूपीएससी अभिषेक जी, बिल्कुल। मैं आपसे एक बात बोलूंगा कि आपने हमसे फिर ज्यादा कापियां देखी, लकीली मैंने 80 तक देखी। और अगर आप ये कह रहे हैं तो इन बच्चों के लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि आप पहले जरूर एस्से की थीम को, उस बात को सही से समझिए, उसको तोड़िए और कहां कितने व्यूज देने हैं, कहां कितने पॉइंट देने हैं, इसको अच्छे से देखिए। अगर 40 तक आते हैं तो निसंदेह आपने जो बात कही बहुत गंभीर विषय है, सोचना चाहिए। जी सर, एक प्रॉब्लम और फेस करते हैं बच्चे, जब ऐसे लिख रहे होते हैं तो मेन टॉपिक से भटक जाते हैं जी। और यूपीएससी का अगर हम नोटिफिकेशन देखें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि आपको टॉपिक से बिल्कुल क्लोज रहना है, उससे ज़्यादा भटकना नहीं है। तो इसके लिए स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? सर इसीलिए जैसे आपने कहा कि इस पेपर पे जोर देना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। सबसे पहले मुझे लगता है, क्योंकि आजकल के ट्रेंड के हिसाब से जो हम आप चर्चा कर रहे थे कि अब फिलोसॉफिकल ये दौर और चैलेंजिंग है उन बच्चों के लिए जिन्होंने एस्से नहीं लिखा। क्योंकि पहले क्या होता था सर, इशू बेस्ड क्वेश्चन आते थे, जैसे क्लाइमेट चेंज पे कर लिया, डेमोक्रेसी अमेरिकी चुनाव पे कर लिया, या अभी कोई रशिया यूक्रेन वार हो रहा है तो उसमें से आ जाता था। अब फिलोसॉफिकल एस्से आने से जो बच्चों को सबसे पहले तो उसका एसेंस समझना होगा, उसके बाद जैसा आपने कहा कि भटकाव है, तो एग्जाम पीरियड में आंसर राइटिंग में जैसा आप सिखाते हैं वही यहां एस्से में करना है। सबसे पहले माइंड मैप बनाना है। हम लोग जब प्रिपरेशन करते थे, खुद भी जब एग्जाम देते थे और जब बच्चों को सिखा रहे हैं, तो सबसे पहले कहते हैं पीछे साइड में रफ पेज पे आप पहले उसकी एक फ्रेमिंग बनाइए। और यहां पर सर मैं वो लिंकन साहब की लाइन बताता हूं और हमेशा कहता हूं, लिंकन जी ने जैसा कहा था कि यदि मुझे पेड़ काटने के लिए 10 घंटे मिले तो पहले 6 घंटे में आरी की धार तेज करूंगा। इसका मतलब यह है कि प्रोसेस को महत्व दो, रिजल्ट अपने आप बेटर होगा। यहां मैं चाहूंगा पहले उस विषय की समझ के लिए अपने माइंड से वहां पे फ्लो चार्ट जो भी बना सकते हैं बनाएं, और वहीं पर फिर प्रस्तावना या किस चीज से शुरू कर रहे हैं वो कोड में लिख दें, और फिर अलग अलग डायमेंशन में जो जो याद आ रहा है लिखते चले जाएं। तो जब पॉइंट पहले बना लेंगे तो एक तो भटकाव नहीं होगा सर। दूसरी चीज क्या होगी, आपका प्रवाह, जो मैंने कहा एस्से की सबसे अच्छी चीज होती है पिछले पैरे से नेक्स्ट पैरे का जुड़ाव हो, और ऐसे अगर चलता चला गया तो हमेशा इंटरेस्टिंग होगा और वो फ्लो बना रहेगा। और लास्ट सर, यहां पे मैं ये भी चाहूंगा कि भटकाव ना हो, इसके लिए जैसा सिखाया जाता है बहुत सारी अप्रोचेस हैं। जैसे मैंने कहा कि आप अगर थीम समझ गए उसके बाद अलग अलग डायमेंशंस को पकड़िए। सर एस्से में सबसे बुरी चीज होती है रिपीटिशन ऑफ आइडियाज। एक ही बात को आप बार बार लिख रहे हैं, इसका मतलब आपके पास विचार नहीं है। मतलब ये सर ज्यादा बुरा है, आप शॉर्ट लिख दें वो ज्यादा बेहतर है, छोटा लिख दें, लेकिन अगर आइडियाज रिपीट करेंगे तो वो गड़बड़ होगा। इसीलिए बोला कि बहुत अच्छा है कि व्यापक बनाने के लिए आपने इसका सामाजिक पक्ष लिखना शुरू कर दिया, राजनीतिक पक्ष लिख दिया, तो अलग अलग आर्थिक पक्ष लिख दिया, व्यापारिक पक्ष लिख दिया, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड लिख दिया, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट लिख दिया, मानवीय पक्ष। तो जितने डायमेंशन आए इससे बच सकता है। और सर चूंकि मैं हिस्ट्री भी पढ़ाता हूं तो मुझे लगता है एक अप्रोच इससे राइटिंग की ये भी है कि अगर आपको लगता है ट्रैप हो रहे हैं तो आप एक बढ़िया डिसीजन लेते हुए, एंशिएंट में ऐसा था, मिडेवल में ऐसा था, मॉडर्न एज में या प्री इंडिपेंडेंस ऐसा था, पोस्ट इंडिपेंडेंस है और आज पोस्ट मॉडर्न स्टेज में ऐसा है, ऐसे भी बढ़े तो भटकाव रुकेगा, कम से कम फ्लो बनेगा सर। लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट बात है उस एस्से की समझ, उस थीम की समझ। अगर उस पे कहीं गलती हुई तो फिर आप भटक जाएंगे। जी सर, अगर हम ऐसे की तैयारी की बात करें, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की, तो सर अब दो तरह के स्टूडेंट हैं, जो एक अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं और एक स्टूडेंट है जो अभी मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। तो दोनों लोग के लिए तैयारी की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? अभिषेक जी, ऑब्वियसली जो लड़के इस बार मेंस, जो एस्पिरेंट इस बार मेंस देने जा रहे हैं, उनकी समय को देखते हुए मैं ये कहूँगा पिछले 10 साल का एस्से जो आया हुआ है ऑलरेडी, पीवाईक्यू जिसको कहते हैं, एस्से के पेपर के जो थीम है वो निकाले,
क्वेश्चन देखें और उसके हिसाब से कम उस पर एक फ्लो चार्ट बना लें। आप एक अच्छी बात अभिषेक जी, जब से ये फिलोसॉफिकल एशे आने लगे हैं उसमें एक अच्छी बात हुई कि कुछ बातों को कितना एस्पिरेंट समझता है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। आप देखिए जो एथिकल वैल्यूज है, प्रेम, करुणा, ज्ञान, विजडम, इंट्यूशन, नॉलेज, इन सबकी रियल समझ और इनमें रिलेशन कैसे है, इनको लेकर वो पूछ रहा है। अगर हम 20 टॉपिक, मेरा अपना मानना है कि इनको देख के अगर हम 20 टॉपिक तैयार कर लें और उस 20 टॉपिक के अच्छे केस स्टडी बना लें, अच्छी कविताएं, अच्छे शेर लिख लें, अच्छी एक तरह से उस पर रिलेटेड कहानी लिख लें, तो इनको हमेशा आसानी होगी। और मुझे लगता है ये जितने दिन बचे हुए हैं उसमें वो बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकता है। और साथ ही साथ मैं कहूंगा कि जरूर आकर नेक्स्ट में एक बार एस्से का टेस्ट दे और 1 to 1 बैठकर बात हो सकती है कि कहां पर किस तरह की समस्याएं, किस तरह इसे और इफेक्टिव बनाया जा सकता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण लूंगा सर। जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा कि विजनरी डिसीजन के लिए इंट्यूशन और नॉलेज का या लॉजिक का, इंट्यूशन और लॉजिक का मेल होना चाहिए। एक तरफ हम ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है सर, इंट्यूशन को सामान्यतः अगर हम इंट्यूशन अंतः प्रज्ञा कहें या फिर कहें कि स्पॉन्टेनियस है या हम ये कहें मन की आवाज, तो इंट्यूशन हमारा सब्जेक्टिव होता है सर, हम इसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो इसे एक छोर पर लेते हैं। और लॉजिक क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। लॉजिक एक्सप्रेसिबल होता है, उसे हम दुनिया में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सामान्यतः क्या बोलता है? सामान्यतः माना जाता है कि दोनों अलग अलग चीजें, लेकिन ज्यादातर इससे आप देखेंगे हर साल सर 1 से 2 इससे ऐसा जरूर दे रहा है कि दो अलग अलग चीजों को कैसे कॉम्प्लीमेंट्री लेकर चलना है, और खासकर मानवीय पक्ष, ह्यूमैनिटी को मजबूत मानते हुए चलना है। जब इंट्यूशन होता है तभी हम किसी चीज के लिए आगे बढ़ते हैं। जब इंट्यूशन होता है, किसी ग्राहम बेल को क्या पड़ी थी कि वो किसी चीज फोन का आविष्कार करे, किसी एडिशन को क्या पड़ी थी कि किसी चीज का आविष्कार करे, इंट्यूशन हुआ। आज ही हिस्ट्री के सब पढ़ाते क्रम में महाराजा रणजीत सिंह का नाम आया। सर अगर कोई अफगानिस्तान का शासक आ रहा था, उसकी तोपें चिनाव में गिर गई, तो एक जब रणजीत सिंह को इंट्यूशन हुआ कि मैं ऐसा करूंगा तो शायद संभवतः हमें ऐसी चीजें शाहजहां सहयोग करेगा, उन्होंने तोपें उठवाई, पहुंचा दी, और उसके बाद जिस तरह लॉजिकली तरीके से बढ़े तो अफगानिस्तान के शासक ने उन्हें साम्राज्य विस्तार की सहयोग किया। और इस कारण से सोचिए कि पंजाब एम्पायर सिख एम्पायर बन गया। कोई सोच सकता था कि पंजाब साम्राज्य बन सकता है? स्टीव जॉब्स हो, एलन मस्क हो, या हमारे यहां ही आप अगर एक छोटी सी बात कहूं, किसी लाल बहादुर शास्त्री के समय जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं सर, ग्रीन रेवोल्यूशन भारत हर चीज इंपोर्ट कर रहा था, लेकिन सबसे पहले हमारे मन में अंतर्ज्ञान या मन की शक्ति ने बताया ना, क्यों नहीं हम खुद सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। जब हमने ऐसा सोचा, प्लान किया, ऐसी बातों को देखा और उसके बाद फिर साइंस और लॉजिक से जोड़ा कि कैसे अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है तो कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा, और फिर आ गए हम हाइब्रिड सीड्स पर, इरिगेशन पर, और जब ये दोनों मिल गए तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने सब कुछ बदल के रख दिया इस देश में, जिसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंपैक्ट है, अब आज हम कह रहे हैं। तो मेरा यह मानना है कि इस तरह की थीम पर जो बच्चे इस बार मेंस दे रहे हैं, इस तरह के फिलोसॉफिकल उसमें जो 2 बातें मानी जाती है, जैसे माइंड बॉडी ड्यूलिज्म जैसी, वैसे अगर हम कैरेक्टर्स को लेखें, जैसे कहा जाता है प्रेम एक आंतरिक मूल्य है और ज्ञान अलग है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछता है कि प्रेम और ज्ञान से मार्गदर्शित व्यक्ति ही सही जीवन जीता है कि नहीं सर? तो इसका मतलब यह है कि एक तरफ कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़ा सो पंडित होए। ऐसी कई सारी बातें, और ये उद्धरण इसी तरह की चीजों को हमें लेके चलना है। और ऐसे इफेक्टिव अगर हम तैयारी करते हैं और इन्हीं टॉपिक पे हम कुछ कोटेशन शायरी बनाते हैं, मुझे लगता है सर जैसे इस बार सत्य और जिस तरह का प्रोपेगेंडा या मीडिया पर कोई ऐसे आता है, सोशल मीडिया पर, वो फिलोसफिकल तरीके से भी हो सकता है। तो जैसे चर्चिल ने कहा था कि सत्य जब तक जूता पहनता रहता है तब तक झूठ विश्व का आधी दूरी तय कर चुका होता है।
इसको सर बहुत अच्छा एक शेर है, मैं चाहूंगा जब भी इस तरह की प्रोपेगेंडा से या सत्य और झूठ, चूंकि हम सत्य में जयते वाले देश हैं, अगर शुरुआत होती है तो एक बहुत बढ़िया कोट है जो मैं चाहूंगा, किसी का शेर है, हर घड़ी चश्म खरीदार में रहने के लिए कुछ तो हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। और आज शोहरत का बदनामी से रिश्ता यह है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। तो मुझे लगता है ये इफेक्टिव, वो जब पढ़ेगा ना तो अपने आप अब उसके बाद उस चीजों को देखना शुरू करेगा। तो सर मुझे लगता है उनके लिए ये है। और सेम जो आने वाले बच्चे हैं जो 25-26 देख रहे हैं, आप अपने कंटेंट को बड़ा कीजिए। आप सबसे पहले जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिलॉसफी, सबकी समग्रता से तैयारी कीजिए। उन विषयों का कंटेंट जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, जैसे जैसे आप नए विषयों का से जुड़ेंगे, आपकी जो माइंड है, आपका जो मानसिक पटल है वो विस्तृत होगा। और फिर उसके बाद आप उसको इस शेप में, इस रूप में लाना शुरू करें। तो सर मेरे हिसाब से इस तरीके से, जैसे एक तरफ कंटेंट है उसको फॉर्मेट देना है, जैसे अरस्तु की भाषा में बात करें अगर, तो फॉर्म और मैटर वाली बात। तो जो मेंस देने जा रहे हैं इनके पास मैटर है, इनको फॉर्म का रूप देना है। और जो बच्चे 25-26 में आना चाहते हैं, पहले वो मैटर कलेक्ट करें, बहुत सारे कंटेंट को कैसे यूज करना है, केस स्टडी बनाएं। हमारे बेयर एक्ट से बहुत सारी स्टडीज मिल सकती, एथिक्स की बात करें, फिलॉसफी को देखें, हिस्ट्री को देखें, और उसके बाद उस पर प्रेजेंटेशन सीखें। अगर हम इस तरह से चलेंगे तो बहुत बेहतर हम एससी की तैयारी कर सकते हैं और हम सिलेक्शन की ओर आ सकते हैं। जी सर। सर अगर एग्जामिनेशन हॉल की बात करें सर, जब पेपर हम देने जा रहे हैं एसए का, तो उस टाइम पे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए? सर सबसे पहले जीएस और बाकी चीज़ों से एसए का पेपर अलग होता है जब हम जाते हैं, और खासकर इस समय जब फिलोसॉफिकल एसए आने लगे हैं, तो क्योंकि बच्चों के मन में सबसे पहले इस साइकोलॉजी को दूर करना है कि पता नहीं क्या पूछ देगा, वो समझ में आएगा कि नहीं आएगा। इसीलिए मैंने कहा पहले तो जरूर से जरूर टेस्ट दे लें और पीवाईक्यू सॉल्व कर लें। जाने से पहले मुझे लगता है सर बड़े ही फ्रेश माइंड से जाएं। और जैसा मैंने कहा कि जाने के बाद आपके पास सर एक ऐसा पेपर है, मैं हमेशा इसको, क्यों हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं सर, आपको इतने ऑप्शन दिए गए हैं, 8 हिस्से में 2 चुनना है सर, पार्ट ए में 4 में से 1, पार्ट बी में से 4 में से 1, कहां इतनी स्वायत्तता है। दूसरी, हर जगह बंधन है, हर जगह आपको कहा गया यही लिखिए। अब अकबर की राजपूत नीति पूछा है, आपको यही लिखना पड़ेगा, दाएं बाएं नहीं। लेकिन सर इससे क्या मजेदार चीज है कि आप डायमेंशन फिलोसॉफिकल भी ला सकते हैं, हिस्टोरिकल भी ला सकते हैं, इन्वायरमेंटल भी ला सकते हैं, साइकोलॉजिकल भी ला सकते हैं। तो पहले तो बड़ा कॉन्फिडेंट रहिए कि आप प्रैक्टिस से इतने परफेक्ट हो जाइए कि आप तय रखिए कि इतना छूट मिला है। अब सर जाने के बाद सबसे पहले मुझे लगता है कि विषय का चयन सही करें, जो एस्से चुने उस पर पहले जरूर समय दीजिए। 5 मिनट जाता है एक एस्से चयन में, दीजिए। ये नहीं, मैंने देखा कुछ बच्चों की तो सर ये अप्रोच रही कि वो टफ और अच्छा चुनने में, बहुत कम ऐसे हैं, लेकिन कई लोगों ने कहा कि सर मैंने ऐसा विषय चुना जो कोई नहीं चुन सकता। अरे भाई ये सब नहीं चाहिए, सब में उतना मार्क्स है, आपकी पकड़ जिस पे ज्यादा है, आपको जो समझ में आता है और जितनी व्यापकता आप देख सकते हैं, डायमेंशन देख सकते हैं, उससे रिलेटेड केस स्टडी पता है, आप उसको पकड़िए। तो सबसे पहले सर माइंड बड़े फ्रेश तरीके से जाइए, और जैसा मैंने कहा कि जाकर विषय की थीम को पकड़कर और पीछे रफ साइड से शुरू करते हैं, पहले उसके दोनों जितने भी आयाम हैं उसको खोलने की कोशिश कीजिए। एक फ्लो चार्ट बना लीजिए, पूरा माइंड मैप पहले बनाकर, और यहां स्केच कर डालिए कि प्रस्तावना में मैं ये पॉइंट लिखूंगा, बस 1-2 पॉइंट लिख दिया तो आपको समझ में रहेगा क्या लिखने वाला हूं। फिर कौन कौन से डायमेंशन लेंगे और कोई उदाहरण याद आता है वही लिख दीजिए। कई बार सर हम डेटा भी उपयोग करते हैं। अब जैसे जेंडर इनइक्वालिटी पे कोई आया, जैसे पिछली बार लड़कियां बंदिशों के और लड़के अपेक्षाओं के अधिक बोझ के शिकार होते हैं, और दोनों ही खतरनाक है। सर अभी तक जितने ऐसे आ रहे थे देखेंगे जेंडर इनइक्वालिटी पे थे, इस पर जेंडर न्यूट्रलिटी पे था, एक तरह से दोनों पक्ष था। लेकिन आपने देखा होगा, आपका भी अनुभव है क्योंकि आपका मेंस के बच्चों से जुड़ाव रहता है, तो देखा होगा ज्यादातर जिन बच्चों के मार्क्स 110 से 120 रहे, उन्होंने वो लड़कियों वाला तो खूब लिखा, और लड़के तो ऐसे ही माने जाते हैं जैसे। तो मेरा कहने का मतलब दोनों को पक्ष बराबर रखना था और फिर कंक्लूजन की ओर जाना था। तो अगर हम इस तरह से डायमेंशन करके और कंक्लूजन इसी तरह आशावादी कि दोनों ही बुरा है, अगर हम बहुत ज्यादा बंदिशें रखेंगे,
अब पता चला कि बच्चे का ज्ञान, और ये हो रहा है, कितना बेहतर क्वेश्चन था, अगर बच्चे की रुचि खेल में है और हम उसको आईएएस बनाना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये जो बाध्यताएं हैं वो उसे बहुत ज्यादा ग्रूम, उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट और जिस क्षेत्र में एक्सेल कर सकता है वो नहीं हो पाएगा। तो इस तरह की चीजों को समझते हुए एग्जामिनेशन टाइम में बैलेंसिंग, जैसा कहा, फ्लो, डायमेंशंस और कंक्लूजन तक अगर हम एक फ्लो चार्ट बना लें तो सर मुझे लगता है एग्जाम में हम बेहतर कर पाएंगे। जी सर। सर ऐसे में प्रेजेंटेशन के लिए कोई स्पेशल चीज़ें करनी होती हैं या बस जस्ट हमें एक नॉर्मल जैसा एक लिखते हैं पैराग्राफों में वैसे लिखना चाहिए? सर मुझे लगता है जरूर इनोवेशन करना चाहिए। अगर हम साहित्य की भाषा में बात करें सर, ये क्रिएटिव राइटिंग का हिस्सा है। जितना रुचिकर होगा, रुचिकर तभी होगा जब प्रेजेंटेशन होगा। इस प्रेजेंटेशन के लिए सर हम कई ऐसे अगर नीड है, हम ग्राफ भी बना सकते हैं सर। जैसे मॉल्थास कहता है एपी और जीपी वाली बात, कि जनसंख्या या रिसोर्सेज एपी में बढ़ते हैं, जनसंख्या जीपी में बढ़ती है। आपने एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ग्राफ बना दिया, बताया संसाधन ये रहा और जनसंख्या ये रही, और इससे है तो यही बताइए, लेकिन हमारी इच्छाएं ये रही। अब होता क्या है सर कि जब आप ये बताएंगे, कोई भी अगर मैटेरियलिज्म की बात है, भौतिकतावादी युग की बात है, लालच की बात है, इन्वायरमेंटल इश्यूज की बात है, ग्लोबल वार्मिंग की बात है, तो सर क्या हम नहीं कर सकते कि संसाधन तो सबसे निचले एपी में है, और अगर जनसंख्या जो है इससे ज्यादा बढ़ गई तो गैप हो गया। अब जनसंख्या और संसाधन में गैप आया तो लड़ाई होगी, प्रतिस्पर्धा होगी, डार्विन आएगा, जिंदा होगा, वो कहेगा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। लेकिन समस्या, ये पेपर तो सर जीएस हो गया, अब आते हैं एसए पे। अब बताएं कि इस सबसे ऊपर है इच्छा, लालच। सर माफ कीजिएगा, टोक रहा हूँ प्लीज सर। एपी और जीपी भी समझा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो समझ नहीं पाएंगे। जी, एपी का मतलब जब हम कहते हैं समानांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य, जब देखेंगे कि समानांतर माध्य मतलब 1+1 ऐसे गैप करके बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, और जीपी का अंतर जो है वो तेजी से बढ़ता है, तो देखिए संसाधन कम है और जनसंख्या ज्यादा है। आप सोचिए, जब संसाधन, हमारे ग्रैंडफादर के समय, इवन फादर के समय कहा जाता था कि हमें तो नौकरी ऐसे मिलती थी, क्योंकि सर अपॉर्चुनिटी ज्यादा थी, संसाधन जितनी थी उसी के साथ जनसंख्या थी, तो वो कंपटीशन नहीं था। अब क्यों कंपटीशन बढ़ा है? क्योंकि संसाधन लिमिटेड है, पॉपुलेशन ज्यादा है। जो बेहतर करेगा, जो ज्यादा योग्य होगा वो पाएगा, और इसीलिए कंपटीशन बढ़ता है। लेकिन इन सबसे ऊपर एचपी, जिसे हम कहें कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन, सर उसमें चला जाता है, वो है हमारी विलिंगनेस, हमारी इच्छाएं। अब हमें सब कुछ चाहिए, तो अगर हम, इसीलिए दर्शन में आप देखिए, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे उपनिषद हो, हर दर्शन कहता है कि संयम करिए, आप समन कीजिए, आप दमन कीजिए। इंद्रियों पर नियंत्रण किस दर्शन ने नहीं कहा? तो इच्छाओं को अगर नियंत्रित करके सर हम नीचे ले आते हैं, और अगर उसे संसाधनों, भाई भारत उन देशों में से है और हमारा धर्म उसमें से है जो पूरी दुनिया को सल्यूट करना चाहिए, जो कहता है जब पावे संतोष धन सब धन होए घर। संतोषी माता का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ। तो कहने का मतलब इच्छाओं को दमित करके अगर हम नीचे ले आते हैं, और इसीलिए सर फिलॉसफी, एसे और एथिक्स के पेपर में मुझे लगता है कि हम जो ह्यूमन को मैटेरियलिस्टिक वर्ड से हम ह्यूमन टच देना चाहते हैं। ह्यूमन टच तभी आएगा जब हम ये सोचें, देखिए ना फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कैसे जुड़ता है, तभी आएगा जब हम ये सोचें कि पृथ्वी हमें पूर्वजों द्वारा विरासत में नहीं मिली है, ये हम बच्चों के लिए एक तरह से हमें उधार मिली है, हमें बच्चों को भी देना है। तो इस तरीके से अगर सोचना शुरू करें और उसमें फिलॉसफी, कोटेशंस, इन सब का इस्तेमाल करें, तो खुद भी बहुत आनंद आएगा और पढ़ने वालों को भी आएगा। जी सर, जरूर। ऐसे है इंटरेस्टिंग पेपर सर। जब एक बार स्टूडेंट लिखना स्टार्ट करते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट आता है वो ऐसे लिखने में ही आता है। सर एग्ज़ाम हॉल में एक चीज़ और जो स्टूडेंट फेस करते हैं वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें और कितने वर्ड्स में ऐसे लिखें, तो इसके लिए उनको क्या करना चाहिए? सर देखिए, हमारे पास 3 घंटे हैं। पहले तो जैसा मैंने कहा, अचानक वहाँ जाके लिखेंगे तो प्रॉब्लम होगी, इसीलिए प्रैक्टिस जरूर करें, 1-2 इससे पहले से जरूर लिखें। एग्जामिनेशन हॉल में जैसा मैंने लिंकन साहब का उदाहरण लिया था, आप पहले इससे को पिक करने में कि 4 में से कौन सा चूज करना है, फर्स्ट में, सेकंड में, आप शुरुआती 5 से 10 मिनट ले सकते हैं सर। और उसकी फ्रेमिंग करने में भी आप अपना समय लीजिए, हर डायमेंशन को
बांटिए और वहां कम से कम की पॉइंट लिख दीजिए कि इसमें मैं ये लिखूंगा, इसमें मैं ये लिखूंगा। क्योंकि डेटा, अगर आप कुछ आंकड़ा याद करके गए हैं, क्योंकि ऐसे में सर आंकड़ों का भी अपना महत्व है। जैसे जेंडर इनक्वेलिटी है, आपने मान लीजिए जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जेंडर गैप इंडेक्स आता है, अगर कुछ याद है, और रियल डेटा। इससे में एक चीज सर मैं यहां और कहना चाहूंगा कि जो लिखिए, अगर डेटा लिखिए तो बड़ा परफेक्ट होना चाहिए, लमसम नहीं होना चाहिए, गेसिंग मत कीजिए, ब्लफ मत कीजिए, और वो बड़े ही एक तरह से रेलिवेंट और जिसपे सबको बिलीफ है उस इंस्टीट्यूशन के डेटा को देना चाहिए। जैसे मैंने WEF का नाम लिया कि अगर भारत के जीडीपी में इतने के बावजूद महिलाओं का योगदान केवल 18% है, अगर वो लिखता है तो इसको लिखिए। अगर हमारा जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो जो है वो अभी भी अगर इतना कम है तो क्यों है, आप लिखिए। तो इस तरह की बातों को पहले ही, जो आपने कहा कि एग्जामिनेशन हॉल में जाते हुए, तो समय को मुझे लगता है कि सर सबसे पहले तो पिक करने में जरूर समय लीजिए, क्योंकि बढ़िया जिस पे अप्रोच हो, पकड़ हो, उसी को लेना चाहिए। फिर आपने फ्रेमिंग करना शुरू किया, तो कहने का मतलब ये सर 3 घंटे में आप अगर देखें तो आइडियली 2 एस्से लिखने के लिए अगर हम ऐसे बांटे तो 90 मिनट हुए। उस 90 मिनट में मेरा ये मानना है कि अगर हमें करीब 15 से 20 मिनट भी हमने फ्रेमिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग और कलेक्शन ऑफ आइडियाज को दे दिया तो ये ज्यादा बेटर है। अगले करीबन 1 घंटे 50 मिनट में हम पूरा ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरा सर, जैसे आपने कहा कि कितने शब्दों में, तो मुझे लगता है कि सर हम 1000 वर्ड लिख सकते हैं। 1000 वर्ड अच्छा है, उससे ज्यादा बहुत विस्तृत करने की जरूरत नहीं है। और कई बार मैंने देखा है सर कि अगर उस थीम की सारे अप्रोच हमने कवर कर लिए तो हम अपने आप को 800-700 शब्दों में भी लिख सकते हैं। मैंने सर इसके बावजूद 140 नंबर देखा है, तो कहने का मतलब 800 से 1000 शब्द मेरे हिसाब से आइडियल होता है। जी सर बहुत बार ऐसा भी होता है। दो सवाल हैं। एक सवाल तो ये है कि ऐसे लिखना स्टार्ट कर दिया स्टूडेंट ने, चूज कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन 2 पेज लिखने के बाद लगता है कि गलत ऐसे चूज कर लिया। हाँ, तो उस सिनेरियो में क्या करना चाहिए? दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग ये रिकमेंड करते हैं कि पूरा पेपर आपको भरना है, भले आप शब्द कम लिखें लेकिन फैला के लिखें और लास्ट पेज तक लिखें, सो दैट कि ये परसेप्शन जाए कि आपने पूरा भरा है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? सर मैं दूसरे से शुरू करूंगा, जो आपका दूसरा पक्ष था। मेरा अपना पर्सनल अनुभव भी रहा है, एज ए एस्पिरेंट और एज ए मेंटर भी अनुभव रहा है। कभी भी इस चीज में ना पड़े कि हमें लाइन और लेंथ मतलब पूरी कॉपी भरनी है। ये PCS के लिए हो सकता है। अगर आपके आइडियाज और आपको लगता है, जो मैंने बात की, संतुलन है, व्यापकता है, उपसंहार है, प्रस्तावना बहुत अच्छी लिखी, आप एकदम मत स्ट्रेस कीजिए, इससे को खींचिए मत। रिपीटिशन ऑफ आइडिया, जब रिपीटिशन ऑफ वर्ड से ज्यादा खतरनाक है। रिपीटिशन ऑफ वर्ड आप देखते होंगे जब आप कॉपी को रिव्यू करते होंगे सर, तो वो भी बुरा लगता है, लेकिन उससे ज्यादा बुरा है रिपीटिशन ऑफ आइडिया। क्योंकि मैंने कहा शुरू में ही कि ये एप्टीट्यूड टेस्ट है, रिफ्लेक्शन ऑफ पर्सनालिटी है, आप ट्रैप हो जाएंगे। तो मेरा पहला मानना है कि बहुत स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। पहला प्रश्न जो था सर कि अगर ऐसा होता है, पहली चीज, इन्हीं चीजों को बचने के लिए मैंने कहा कि पहले पूरी कोशिश कीजिए कि ऐसी स्थिति ना आए कि आप लिखना शुरू कर दे रहे हैं और फिर कटपिट हो। लेकिन अगर आ ही गई, जैसे आपका प्रश्न आ ही गया, मुझे लगता है कि गलती को, करेक्शन, ह्यूमन इज नोन फॉर एरर। हम मनुष्य तभी है जब वो त्रुटियां करता है। अगर ऐसा हो जाता है तो उसमें आप अब समय लेकर, लेकिन जो शुरू करें अब उसके बाद उसमें फिर इधर उधर ना हो। ये वैसे ही बच्चों के साथ सर ज्यादा होता है जिन्होंने आइडियाज को बांधना नहीं सीखा, जिन्होंने प्रेजेंटेशन या जैसे ब्रेन एक तरह से स्टॉर्मिंग नहीं की, माइंड मैप नहीं बनाया, उसके बाद लिखना नहीं शुरू किया। तो पहले तो 90% बच्चों से मैं ये कहूंगा सर कि ये स्थिति ना हो। लेकिन आप चूंकि बच्चों की कॉपी, उनसे पर्सनल मेंटरिंग में जुड़े हैं, तो इसके बावजूद अगर ऐसी समस्या 10% के साथ आ रही है तो मुझे लगता है गलत लिखने से अच्छा है कि आप नेक्स्ट उठाएं और कम से कम उस पर ये गलती ना करें। जी सर। सर मेरा अंतिम प्रश्न रहेगा सर इस सेशन के लिए आपसे जी, कि अगर इन जनरल हम डूज एंड डोंट्स की बात करें ऐसे में, तो वो क्या रहेगा बच्चों के लिए? सर वैसे तो बातचीत में बहुत कुछ बता गया, लेकिन फिर भी डूज में रहेगा पॉइंट वाइज। पहला, विषय की समझ, एस्से की थीम को पूरे अच्छे तरह की समझिए, उसी को कीजिए जिसकी समझ और जिस पे आपको ज्यादा पता है। दूसरे नंबर पे सर मैं कहूंगा
व्यापकता, हर डायमेंशन को खोलिए। तीसरा सर मैं कहूंगा प्रस्तुतिकरण बहुत बेहतर हो। इस प्रस्तुतिकरण के लिए अलग अलग आइडियाज, नए विचार हों और अच्छी लेखन से, अच्छे प्रेजेंटेशन से, जिसमें ग्राफ का इस्तेमाल हो सकता है, कोटेशंस का इस्तेमाल हो सकता है, किया जाए। चौथी सर केस स्टडी, कहानियां, नए रेलिवेंट उदाहरण हमेशा एस्से को प्रासंगिक बनाते हैं। और पांचवा कंक्लूजन सर, एक बहुत बेहतरीन आइडिया, आशावादिता के आइडिया के साथ होना चाहिए। अगर ये सारी चीज है तो बहुत बेहतर शुरुआत हो सकती है और नंबर मिल सकता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मेरा हमेशा मानना है कि अगर शुरुआत अच्छी है, जैसे हम कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, अगर इससे की शुरुआत अच्छी हो गई तो सर मान के चलिए कि एग्जामिनर नंबर देता है। जैसे अगर कोई भी ऐसा विषय प्रेमचंद जब लिखते हैं, मैं अगर, चूंकि हर साल, हर दूसरे साल आप देखेंगे कि एक इससे जरूर रहता है जेंडर इनक्वलिटी या महिलाओं की समस्या से। सर जब वो लिखते हैं, मैं बहुत बच्चों को कहता हूं कि ऐसे शुरू करो। वो लिखते हैं कि मनुष्य में पशुता भी होती है और यही पशुता उसे पुरुष बनाती है। विकास क्रम में स्त्री पुरुषों से कहीं आगे खड़ी है। जिस दिन पुरुष पूर्ण विकास को प्राप्त करेगा वो भी स्त्री हो जाएगा, क्योंकि सृष्टि जिस पर टिकी है वो गुण क्या है? करुणा, प्रेम, दया, त्याग, ये सब स्त्रीत्व, नारीत्व गुण है। और जब ऐसा होगा तो भी स्त्री होता जाएगा। तो सर इस तरह की चीजों से जब हम शुरू करते हैं, या कोई करंट की घटना, कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन से शुरू करते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग का ये हाल है। अभी सर देखा होगा आपने, शिमला में वाटर क्राइसिस हो गई, 0 डे हो गया। आपने कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन शुरू की कि मैं गर्मी की छुट्टियों में पूरे परिवार के साथ शिमला गया, लेकिन देखकर आश्चर्यचकित रह गया, ट्रैफिक जैम लगे हुए हैं, बहुत सारी स्थितियां। जिस तरीके से हम एंजॉय करने गए थे एक हिल स्टेशन को, वहां जाकर पाते हैं कि सब जगह उहापोह की स्थिति है। और तब तो मैं और दंग रह गया जब पता चला कि पूरे शिमला में पानी ही नहीं है। वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। और फिर सर इस तरह से अगर हम शुरू करें, क्योंकि ये रियल स्टोरी, चाहे वो केप टाउन की क्राइसिस हो, चेन्नई की हो, या हमारे शिमला की हो, इस तरह की रियल घटनाओं को लेकर, या हम कुछ उदाहरणों को लेकर, अगर आपने साहित्य पढ़ा है, अगर कोई केस स्टडी जैसे शिमला वाली है, इस तरह से शुरू करते हैं, तो सर मुझे लगता है कि जैसे ही उसको इंप्रेशन अच्छा पड़ा, फिर वो पढ़ना चाहता है ऐसे, और वो नंबर देने के लिए बैठा है सर, नंबर काटने के लिए नहीं। जी सर, इसके अलावा सर मेरे विचार से एक चीज़ और भी है जो डोंट्स में आएगी, कि आपको विद इन कॉन्स्टिट्यूशन बात करना है, बैलेंस रहना है, और भी कई सारी चीजें। डोंट्स में सर सबसे पहला है रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स और रिपीटिशन ऑफ आइडियाज नहीं होना चाहिए। दूसरा, जैसे आपने कहा, अतिवादी नहीं होना चाहिए, बैलेंसिंग जरूरी है, और कोई भी पॉलिटिकली करेक्ट होने की जरूरत है। आप किसी आइडियोलॉजी की तरफ झुकाव ना रखें। आप जो भी हैं, आप जिस तरह की सोच रखते हैं, एज ए ब्यूरोक्रेट आपको जिले को चलाना है। आप एज ए डीएम, एज ए एसपी जब बैठेंगे, बहुत तरह की समस्याएं आएंगी, और आपको वहां, जैसे आपने एथिक्स में आप जानते ही होंगे कि तटस्थता एक बहुत अच्छा गुण है, निष्पक्षता जिसे हम कहें। तो इसलिए आपके उस आंसर में, उस एस्से में कहीं पर भी बायसनेस ना दिखे। तो ये 3-4 चीजें डोंट्स में सर, जैसा आपने हिंट किया, ये बहुत जरूरी है। ये 4 चीजें अगर हम रखते हैं तो बाकी जैसे डूज पे ज्यादा रखें, और डोंट्स में अगर इन 4 पॉइंट को देखें तो हम बेहतर आंसर लिख सकते हैं। जी सर। सर एक मेरा भी मानना है सर कि ऐसे, अगर सर आपको याद हो 2013 से पहले ऐसे 200 मार्क्स का होता था, जीएस 600 मार्क्स का होता था, और ऑप्शनल दो ऑप्शनल होते थे, 1200 मार्क्स का होता था। और उसके बाद ऐसे का मार्क्स बढ़ा दिए गए, 250 मार्क्स कर दिए गए। ये भी दिखाता है कि यूपीएससी भी ऐसे पेपर को काफ़ी इंपॉर्टेंस देती है, और ये चीज़ उसके मार्क्स में भी रिफ्लेक्ट होती है। करेक्ट। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप कि आपको इस सेशन से काफ़ी सहायता मिली होगी, मार्गदर्शन मिला होगा कि ऐसे के पेपर को अप्रोच कैसे करना है, स्पेशली उन बच्चों को जो इस बार पेपर में अपीयर कर रहे हैं, और इन जनरल उन बच्चों के लिए भी जो अगले साल इस पेपर को देने वाले हैं। ये मेंस स्ट्रेटजी सीरीज़, स्पेशल सीरीज़ हमने चालू की है, जो इस बार के बच्चों को हेल्प करने के लिए है। अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट आईएएस आपकी कोई भी सहायता कर सकता है, तो आप ज़रूर हमें अप्रोच करें। हमारे शिक्षकगण, हमारे मेंटर्स हमेशा इस बात के लिए तत्पर रहेंगे कि आपकी वो जितनी भी सहायता कर सकते हैं वो करें।
इसके साथ और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपको किसी अन्य विषय पर कोई आपको एपिसोड चाहिए जो हम यूट्यूब पे डाल सकते हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में सुझाव अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद।